हेलो एवरीवन, आज हम लोग ऑनलाइन क्लास लेकर के आ रहे हैं, अपनी स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा एसआई। इंटरेस्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं, एसआई पे हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम सीआई करेंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारी सबसे पहली बात आती है वो आती है हमारी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। SI इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, जहाँ पर P आपका प्रिंसिपल है यानी आपका मूलधन, R आपका रेट है यानी आपकी दर, और T आपका टाइम यानी समय, और समय आपका पूरा ईयर्स में लिखा जाता है। ठीक है, SI सिंपल इंटरेस्ट यानी आपका साधारण ब्याज। ठीक, तो इस फॉर्मूले पर भी हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हम लोग सीखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट को आप लोग और किस तरीके से कर सकते हो और कैसे हम बेटर कर सकते हैं, या पेपर में हम किस तरीके से जल्दी या इजीली मेथड से हम इसको कर सकते हैं। एक मेथड तो हमारा यही रहेगा, दूसरा हमारा एक रहेगा रेट परसेंट मेथड। ठीक है, परसेंटेज मेथड पर भी हम इसको कर सकते हैं, कैसे वो भी समझेंगे अभी। ठीक है, पहले एक वैल्यू रख लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारा 60,000 है, रेट हमारा 10% है, टाइम हमारा 3 ईयर। तो बताइए SI कितना, और एक आपसे वैल्यू पूछी जाती है अमाउंट कितना, यानी ये आ जाता है आपका मिश्र धन। ठीक है, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस में ब्याज। ठीक, तो आपसे मोस्टली क्या पूछेगा, ब्याज ही पूछेगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, या PRT और SI इन चार में से कोई भी 3 चीज़ें आपको गिवन होंगी और एक आपसे पूछ लेगा कोई भी। 4 में से 3 चीज़ें गिवन करके चौथी पूछ रहा है तो इजी है, फिर तो कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। प्रिंसिपल आपसे 60,000 पूछा, रेट आपसे 10%, टाइम आपसे 3 ईयर। आपने फॉर्मूले में रखा कि भाई 60,000 रुपये पर 10% की दर से 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा। आपने बता दिया 18,000 आपको ब्याज मिला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, फॉर्मूले से आप लोगों ने कर लिया। लेकिन इसको हम रेट परसेंट से भी तो कर सकते थे। 10% का मतलब क्या होता है, 10/100। और जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन में जो आपका डिनोमिनेटर होता है ना, वो ऑलवेज एक्चुअल होता है। ठीक है, फ्रैक्शन में जो भी डिनोमिनेटर होगा वो ऑलवेज आपका एक्चुअल होगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है, 100। यानी मैं अगर ये मान के चलूँ कि 100 रुपये मैंने आपको उधार दिया तो उस पर आप मुझे ब्याज कितना दे रहे हो, 10 रुपये। या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैंने अगर आपको 10 रुपये उधार दिए तो उस पर ब्याज कितना दे रहे हो, 1 रुपये। ठीक है, पर एनम की बात कर रहे हैं, यानी 1 साल में मुझे 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, कितने पर, 10 रुपये पर। ठीक, कितने साल की बात की गई, 3 साल की। तो 3 साल में मुझे कितना ब्याज मिलेगा, 3 रुपये मिलेगा। किस पर, 10 पर। अगर 10 पर 3 मिल रहे हैं तो 60,000 पर कितने, 18,000। डायरेक्ट आप इस चीज़ को कर सकते हो रेट परसेंट मेथड से। फॉर्मूले में रखना है, फॉर्मूले में रख सकते हो, लेकिन इस मेथड पर करोगे तो ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा आपको क्वेश्चन करना। ब्याज हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आपकी एक चीज़ आ जाती है अमाउंट। अमाउंट पूछ रहा है प्रिंसिपल प्लस में ब्याज। ठीक है, आपका ब्याज आया कितना, 18,000, प्रिंसिपल आपका 60,000 था, आपने टोटल कर दिया कितना, 78,000 आपका आ गया। आप इसको रेट परसेंट मेथड पे डायरेक्ट भी बोल सकते थे। 10 रुपये पर 3 रुपये ब्याज मिला तो 10 + 3 कितना हो गया, 13 रुपये। यानी अगर आपसे मैं अमाउंट पूछता हूँ कि अमाउंट कितना होगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि 60,000 का 13/10 कितना होगा। मैंने आपको 10 रुपये उधार दिया, आप मुझे कितने लौटाओगे, 13 रुपये लौटाओगे। 10 तो प्रिंसिपल और 3 आपका ब्याज, तो 13 रुपये आपने लौटाए, यानी आपने कितना बचा, 13 × 78, 78,000 ये आ गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसी में बेसिक फॉर्मूले से आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली बात, बेसिक से आपसे क्वेश्चन रेयर कंसेप्ट में बनेगा। हर बार बेसिक से तो क्वेश्चन, खैर सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन भी कम ही बनते हैं। SI से क्वेश्चन कम बनेंगे, CI से ज़्यादा बनेंगे। SI और CI के मिक्स क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो बेसिक फॉर्मूले से मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन बनेगा, और अगर आया भी है तो वो इजी क्वेश्चन आया है, वो भी उस पेपर में जो पेपर ही इजी बना होगा उसमें। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक फॉर्मूले पर एक तो यही हो गया, 4 में से कोई भी 3 चीज़ें देकर चौथी आपसे पूछ लेगा। और दूसरा, यहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन बना बेसिक से तो वो आपका टाइम फ्रेम में बनता है, जहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि टाइम आप किस में रखोगे, ईयर्स में रखोगे। ठीक है, तो आपको टाइम ईयर्स में गिवन नहीं होगा, वो हो सकता है मंथ्स में दिया हो। अगर मंथ्स में दिया है तो मंथ को हम ईयर में चेंज करें तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12।
मैं अगर आपसे यहाँ पर टाइम 3 साल ना दे करके आपसे बोलता 8 महीने का ब्याज बताइए, तो आप लिख देते 8/12, यानी कितना 2/3 ईयर। ठीक है, मैं यहाँ पर आपसे अगर डेज़ की बात करूँ, ठीक है, मैं आपसे अगर डेज़ की बात कर रहा हूँ तो डेज़ में मैं यहाँ पर लिख दूंगा बटे में 365, क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज़ होते हैं। तो जितने भी दिन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपसे पूछता हूँ कि 219 दिन का ब्याज बताइए, तो ये हो जाएगा 3/5 ईयर। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है कि ना तो वो आपसे मंथ्स पर बात करेगा बेसिक फॉर्मूले, ना वो आपसे डेज पर बात करेगा, ना ही वो आपसे ईयर पर बात करेगा। अगर बेसिक फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन आया तो वो आता है आपका स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। तो समझने वाली बात ये है कि जिस दिन हम बैंक में पैसा जमा करते हैं उस दिन का हमें ब्याज नहीं मिलता। ठीक है, चाहे आप सुबह मॉर्निंग में 10 बजे बैंक की लाइन लगा करके तब जमा करो, चाहे शाम को 4 बजे जा करके आराम से बैंक में जमा कर दो, आपको उस दिन का ब्याज नहीं मिलना। ठीक है, लेकिन जिस दिन हम बैंक से पैसा निकालते हैं, चाहे आपने मॉर्निंग में निकाला, चाहे दोपहर को निकाला, चाहे इवनिंग में निकाला है, आपको पूरे दिन का ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो जब हम डेज काउंटिंग की बात करते हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है डेज काउंटिंग में। तो यहाँ एक और बात जो समझने की है वो ये कि अगर आपका प्रिंसिपल 73 का डिविजिबल नहीं है, समझना इस बात को, अगर आपका प्रिंसिपल 73 का डिविजिबल नहीं है तो आपसे जो टाइम होगा वो 73 का मल्टीपल ही होगा, मतलब जो आप डेज काउंट करोगे। समझा देता हूँ थोड़ा सा कि अगर मैं बात करूँ 4 अप्रैल से 4 अप्रैल से 28 अगस्त तक का ब्याज बताइए कितना हो जाएगा। 4 अप्रैल से 28 अगस्त तक का ब्याज बताइए, यही वैल्यूज़ रख लेते हैं। टाइम आपको दे दिया 4 अप्रैल से 28 अगस्त। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप फॉर्मूले में टाइम रखोगे तो बटे में 365 आ जाएगा, लेकिन ऊपर के दिन कितने वो काउंट करोगे। अब मैं जब अप्रैल की बात करूँ तो अप्रैल के तो 4 दिन तो गए ना भाई। 4 अप्रैल को आप पैसा जमा कर रहे हो तो 4 अप्रैल का तो आपको ब्याज मिलना नहीं है, तो 4 दिन आपके ये गए, तो अप्रैल के रह गए हमारे कितने 26 दिन, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 और देन उसके बाद अगस्त के कितने 28। आप ही काउंट करो, देखो 146 डेज बने। क्या 146 73 का डिविजिबल नहीं है? आप पेपर में आने वाले क्वेश्चंस भी देख लेना, सभी जो भी होंगे ना वो 73 के डिविजिबल ही होंगे, ऐसे डेज जब भी दे रखे होंगे। तो आपके जो डेज होंगे ना वो 73 के डिविजिबल कैसे होंगे, या तो 73 दिन बन रहे होंगे, या 146, या 219, या 292, या 365। अब बात यहाँ पर आती है 73 के ही मल्टीपल क्यों, क्योंकि बटे में हम रख रहे हैं 365। ठीक है, और 365 जो है वो 73 का डिविजिबल है, और 73 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। तो अगर आपका आंसर फ्रैक्शन में नहीं है, एक्चुअल है, तो इसका मतलब क्या है कि उस प्राइम नंबर की डिविजिबल वैल्यू कुछ ना कुछ तो ऊपर जरूर होगी, यानी 73 की डिविजिबल वैल्यू कुछ ना कुछ ऊपर होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि अगर प्रिंसिपल 73 का डिविजिबल नहीं है, सीजीएल वाले बच्चे इस बात का जरूर ध्यान रखना कि वो प्रिंसिपल को पहले जरूर चेक कर लेना कि कहीं वो 73 का डिविजिबल तो नहीं है। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल 73 का डिविजिबल नहीं है तो 101% आपका जो टाइम होगा वो 73 का डिविजिबल होगा। अब इस टाइम को आपको इस तरीके से काउंट ना करना पड़े, उसके लिए आप क्या करोगे। मैंने आपको बोला 4 अप्रैल से 28 अगस्त, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त कितने महीने बने 5। ऑन एन एवरेज बात करूँ तो 30 डेज एक मंथ में, तो 5 महीने के हो गए कितने 150 दिन, और 150 दिन के आसपास 73 का डिविजिबल कितना बनता है 146। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो 146 अपॉन में 365। ओके, समझ आया। मैं अगर आपसे यहाँ पर बात करूँ कि भाई 4 अप्रैल से 16 जून तक का ब्याज बताइए कितना होगा। ठीक है, कितने महीने हुए, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने। 3 महीने में ऑन एन अप्रोक्स कितने, 3 भी नहीं है, एक्चुअल में 2.5 महीने हैं, तो 30 दिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से 75 दिन बनते हैं, और 75 के आसपास 73 का मल्टीपल 73। तो आप डायरेक्ट रख सकते हो 73 अपॉन में 365। ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन है जब आपकी ये चीज़ गलत हो सकती है, वरना आपका टाइम 73 का डिविजिबल ही होगा, जब आपका जो प्रिंसिपल है वो 73 का डिविजिबल दे रखा हो। क्योंकि टाइम तो आप रख ही रहे हो, रेट परसेंट आपको गिवन होगा जो भी दे रखा होगा, सिर्फ एक ये प्रिंसिपल ही तो है जिसको आप डिवाइड करोगे, क्योंकि अपॉन में 365 है, ये 365 73 का डिविजिबल है, तो 73 का डिविजिबल आपको ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो बेसिक से आपसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सिर्फ यही है आपके, कि आपको इन 4 में से कोई भी 3 चीज़ दे करके किसी एक के ऊपर बात कर लेगा, या फिर
आपसे टाइम फ्रेम के ऊपर क्वेश्चन करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसमें, एक आपका ये था अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस में SI। अमाउंट बराबर है प्रिंसिपल प्लस में SI। एक बात ध्यान रखो, अगर मैं आपको रेट और टाइम दे दूँ और प्रिंसिपल दे दूँ तो आप अमाउंट बता सकते हैं। मैंने आपको रेट दे दिया, टाइम दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, आप ब्याज निकालोगे, ब्याज यहाँ रख दोगे, आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। मैं अगर आपको रेट और टाइम दे दूँ और ब्याज दे दूँ, रेट और टाइम गिवन है, ब्याज गिवन है, आपने प्रिंसिपल निकाला, प्रिंसिपल यहाँ जोड़ा, अमाउंट बता दिया, ठीक है। मतलब इन तीन में से अगर रेट और टाइम गिवन है, ये दोनों में से कोई सा भी दे देता हूँ तो आप अमाउंट निकाल सकते हो, ठीक। एक क्वेश्चन जो DSS भी इस पे पूछ लेता है वो ये कि अगर अमाउंट गिवन है, रेट गिवन है और टाइम गिवन है और मैं आपसे प्रिंसिपल या ब्याज पूछ लूँ तो आप यहाँ से नहीं बता सकते, क्योंकि ना तो आपके पास में प्रिंसिपल है ना ही आपके पास में ब्याज है, तो यहाँ से आप नहीं बता पाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसके लिए आप एक अलग फॉर्मूला याद करते हो, और फॉर्मूला क्या है आपका, प्रिंसिपल इक्वल्स टू अमाउंट इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस में रेट इंटू में टाइम, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल निकालने का एक फॉर्मूला है। और अगर आप रेट परसेंट पर करते हो तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको रेट परसेंट तो दे ही रखा है, रेट परसेंट से आप इजीली निकाल सकते हो। मैं अगर यहाँ पर क्वेश्चन आपको रख दूँ कि भैया अमाउंट आपको दिया है 78,000, रेट आपको दे रखा है 10%, टाइम आपको दिया है 3 ईयर, और आपसे मैं पूछ लूँगा बताइए प्रिंसिपल क्या होगा और ब्याज क्या होगा, ठीक है। रेट परसेंट की बात करूँ तो 10% का मतलब 10/100, यानी 1 रुपये ब्याज मिल रहा है 10 रुपये पर, 3 साल में कितना मिलेगा 3 रुपये, यानी 10 रुपये मैंने लगाए, 3 रुपये मुझे उस पर ब्याज मिला, तो अमाउंट कितना हो गया 13 रुपये। ये बात समझ आई। अब आपसे अगर वो पूछ रहा है प्रिंसिपल कितना, तो आपको पता है प्रिंसिपल कितना है 10 रुपये, यानी आपको 13 रुपये की वैल्यू दे रखी है, 10 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अगर वो आपसे पूछता है ब्याज कितना, तो आपको पता है 10 रुपये पे मुझे 13 रुपये मिले, तो इसका मतलब 3 रुपये मुझे ब्याज मिला, तो भाई 13 की वैल्यू ये, तो 3 की वैल्यू कितनी, ठीक है। समझ आया ये सारा कंसेप्ट। तो ये आपका बेसिक था। इस पर जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी आपको सोल्व करा देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड करते हुए, और बाकी के मैं आपको जो PDF शेयर करूँगा उस PDF में आप लोगों को शेयर कर दूँगा, नीचे लिखा होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से रिलेट करता हुआ है, ठीक है। तो आप थोड़ा उसी हिसाब से क्वेश्चन करें। अगर हमारी फर्स्ट वीडियो बेसिक फॉर्मूले पर है तो बेसिक के ही क्वेश्चन करके कोशिश करें। जिन लोगों ने पहले कर रखा है वो बाकी पूरा कर सकते हैं, मिसलेनियस या मिक्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।